बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, आप में से बहुत सारे लोगों ने कम्युनिज्म के बारे में सुन रखा होगा। अब कम्युनिज्म के वैसे तो बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन दो इसके अंदर मेन ब्लॉक्स हैं। एक तो लेनिनिज्म है इसके अंदर और दूसरा माओइस्ट आइडियोलॉजी इसके अंदर है। अब माओइस्ट आइडियोलॉजी जो है वो बेसिकली चेयरमैन माओ, जो कि चाइना का फादर ऑफ द नेशन था, उससे मुतासिर हैं असल में वो लोग जो कि माओइस्ट कहलाते हैं खुद को। और जो सोवियत यूनियन के फादर ऑफ द नेशन लेनिन से मुतासिर थे, वो खुद को लेनिनिस्ट कहलाते हैं। लेनिनिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसको सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद एक तरह से माना जाता है कि शिकस्त हो गई। लेकिन जो माओइस्ट आइडियोलॉजी है वो अभी भी है और काफ़ी तरक्की करते हुए आगे जा रहे हैं। चाइना जो है वो माओइस्ट आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेसिकली। दोनों में वैसे बड़ा फ़र्क मैं आपको बताऊं क्या है कि जब लेनिन इनकलाब लेकर आया था ना वहाँ पर सोवियत यूनियन के अंदर, तो उसके अंदर अगर आप देखें सोवियत यूनियन में या रशिया अगर आप देखें, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा जो सोवियत यूनियन का था आज का रशिया है, वहाँ पर कोई खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा नहीं है। टेरेन जो है वो फिजिबल नहीं है इस तरह की चीज़ों के लिए। तो वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ, फैक्ट्रियों के मजदूर, ये चीज़ें ज़्यादा होती थी। तो वहाँ पर एक अलग ही तस्वर था, एक लेबर का अलग तस्वर था। लेकिन चाइना जो था, जब चेयरमैन माओ वहाँ पर इनकलाब लेकर आया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बनी और उसका फिर उभरना हुआ, राइज हुई उसकी, तो चाइना में तो तब फैक्ट्रियाँ वैक्ट्रियाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। चाइना तो एक उभर रहा था ना, अभी गुलामी से निकल रहा था बाहर। तो वहाँ पर ज़्यादातर होती थी खेती बाड़ी, किसान, फार्मर्स। तो चेयरमैन माओ का असल में थोड़ा सा नज़रिया जो था वो देहाती लोगों की तरफ, यानी उनका जो लेबर का कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। सिनारियो डिफरेंट था दोनों मुल्कों के अंदर, तो आइडियोलॉजी में भी, इंटरप्रिटेशन में भी फ़र्क है दोनों की। अब एज आई सेड, सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनिस्ट थी, वो जो नज़रिया था वो तो थोड़ा सा डाउन हो गया दुनिया के अंदर। आपको पता है अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका होती थी। वो तो खुर्शोफ की वो जो सीक्रेट स्पीच बाहर आ गई थी जो कि उसने इलेक्ट होते ही की थी। खुर्शोफ जो कि सोवियत यूनियन का लीडर था और जिसकी वजह से ज़्यादा गड़बड़ स्टार्ट हुई सोवियत यूनियन के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा यूँ समझिए कि अजीब व गरीब किस्म की उसकी पॉलिसीज़ थी। वो अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ था, अपने ही इत्यादियों के ख़िलाफ़ था। चाइना जैसे इत्यादि जो थे, वो कहता था हम कल्ट फॉलोअर हमें नहीं बनना चाहिए, और हम कल्ट फॉलोअर बन गए। लेनिन को उसने डिसऑन कर दिया था। तो उसके बाद असल में उसकी पॉलिसीज़ की वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका तबाह हो गई थी और कुछ ही महीनों के अंदर उसके 30,000 से ज़्यादा वर्कर्स थे उसके अंदर। उन्होंने जो पार्टी छोड़ दी थी, वो जब सीक्रेट स्पीच यहूदी था पोलैंड का, उसने जो थी वो अमेरिका को रिलीज़ करवाई थी, हैंड ओवर की थी। इसराइल की जो शैनबैथ है उसके ज़रिए वो रिलीज़ करवाई गई थी और फिर वेस्टर्न मीडिया के अंदर वो स्पीच जो थी वो छप गई थी। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी को। लेकिन माओइज्म एज आई सेड वो तो ना सिर्फ ये कि टिका रहा बल्कि फलता फूलता भी रहा। अब इंडिया के अंदर भी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक मौजूद है, उसके अंदर एक माओइस्ट फ्रिक्शन मौजूद है काफ़ी लंबे अरसे से। और ये जो हैं ये चेयरमैन माओ से ज़्यादा मुतासर हैं। उनका जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि स्टेट कैसी होनी चाहिए, उससे मुतासर हैं। और इनके अंदर एक मुसल्लह स्ट्रगल मौजूद है। अब देखिए चेयरमैन माओ इटसेल्फ खुद भी जो थे वो सिविल वॉर से उभरे थे। आपको मैंने यहाँ पर एक डिटेल बताई थी चाइना की राइज की। मेरा जो दूसरा चैनल है उसके अंदर भी मैंने स्टोरी ऑफ चाइना की थी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं कि एक लाइब्रेरियन से इतने बड़े लीडर का सफ़र माओ ज़ेडुंग ने कैसे तय किया था। एक लाइब्रेरियन होते थे ये, पहले एक आम से घराने में पैदा हुए थे। तो ज़रूर देखिएगा उस एपिसोड की लिंक, ये जब प्रोग्राम ख़त्म होगा तो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी खुद ही, तो ज़रूर देखिएगा उस पर जाकर। स्टोरी ऑफ चाइना के हवाले से मैंने वो एपिसोड लगाया दूसरे चैनल में। तो उन्होंने बाकायदा एक मिलिटेंसी में वो थे और एक उन्होंने रेड आर्मी क्रिएट की थी और सिविल वॉर लड़ी थी और केएमटी के ऊपर ये काबिज आ गए थे जो कि इनसे पहले चाइना को रूल करते थे और जो कि इनकलाब लेकर आए थे, बादशाहत को जिन्होंने ख़त्म किया था। फिर वो भाग गए थे और वो भाग के जब हार गए चाइना के अंदर तो केएमटी वाले भाग के ताइवान में चले गए। फिर ताइवान में इनकी हुकूमत थी, वेस्ट इनको सपोर्ट करता था, और उधर मेनलैंड में चेयरमैन माओ की हुकूमत थी। लेकिन फिर ताइवान में भी केएमटी हार गई, दूसरी जो पार्टी उनकी आ गई है जो कि आजकल हुकूमत में है। और केएमटी की दोबारा आपको ये बताऊं कि इस वक्त वो प्रो चाइना समझी जाती है। माओ ज़ेडुंग की जो पार्टी है उनके साथ इस वक्त उनकी जो रिलेशन है बड़ी शानदार हैं।
तो माओ ज़ेडोंग की मिलिटेंसी, चूंकि वो भी एक एंगल है उसके अंदर कि जब आप देखें कि आपके इंटरेस्ट के खिलाफ और आपके खिलाफ नाइंसाफ़ी हो रही है तो इसको रोकें। तो उस नज़रिए पे चलते हुए माओइस्ट जो हैं इंडिया के अंदर वो भी मिलिटेंसी में हैं, और उनका जो गढ़ है इंडिया में माओइज्म का, एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इंडिया के अंदर। ये भी मैं यहाँ पर बहुत सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की बात करता रहता हूँ, खालिस्तान की, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इतने बहुत ही खूनख्वार किस्म की वहाँ पर सेपरेटिस्ट तहरीकें हैं, लेकिन माओइस्ट भी हैं इंडिया के अंदर और वो भी सेपरेटिस्ट हैं। और इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो है छत्तीसगढ़ की रियासत इंडिया के अंदर। अब छत्तीसगढ़ की रियासत माओइस्टों के लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड यूं है कि ये पूरी की पूरी रियासत ही देखेंगे ना इंडिया की, अक्सर रियासत जंगलात से भरी पड़ी है, फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है वहां पर, और ऐसे ऐसे घने जंगलात हैं कि वहां यूं समझें कि मिलिट्री व्हीकल्स जाना तो दूर की बात है, बंदा ही नहीं घुस सकता, ऐसे ऐसे जंगलात हैं वहां पर। तो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, फॉरेस्ट जो हैं माओइस्टों के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वहां पर। और वहाँ पर इतने घने जंगलात हैं कि हेलीकॉप्टर से भी अगर आप ऊपर सर्विलेंस करेंगे तो एक तो नीचे से हिट होने की चांसेस हैं वैसे, लेकिन फिर भी आपकी नज़र सही तरह से नहीं पड़ेगी, बहुत थिक जंगलात हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। तो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है रियासत माओइस्टों की। अब होता यह है कि ये टाइम टू टाइम इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो फौज हो या पुलिस, उनके ऊपर हमले करते रहते हैं, और ऐसा ही एक बहुत बड़ा हमला आज हुआ है। 10 इंडियन पुलिस वाले धपड़धूस हो गए इस हमले के अंदर। एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया है कि 10 कॉप्स ड्राइवर किल्ड इन ब्लास्ट बाय माओइस्ट्स इन छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ माओइस्ट अटैक, द पुलिसमैन वर रिटर्निंग फ्रॉम एन एंटी-माओइस्ट ऑपरेशन दैट वाज लॉन्च्ड आफ्टर इंटेलिजेंस इनपुट्स, ऑफिशियल सेड। अच्छा, ये भी बात बता दूं, अक्सर इस तरह के सीन भी रिपोर्ट हुए हैं कि वो जो इंटेलिजेंस जो ज़राए होते हैं पुलिस के या सिक्योरिटी फोर्सेस के इंडिया के अंदर, वो ही माओइस्टों से मिले हुए होते हैं और माओइस्ट आइडियोलॉजी के वो फेवर में होते हैं, तो वो झूठी इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी दे रहे होते हैं, और उनको पहले से ही माओइस्टों को पता होता है कि ये आ रहे हैं, और वो फिर जाल बिछा देते हैं और वापसी पे उन पर अटैक करते हैं। तो ये भी रिपोर्ट, अब ये मुझे नहीं पता ये वाला जो इंसिडेंट हुआ है वो वैसा है या नहीं है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स पास्ट में इंडिया में होते रहे, छत्तीसगढ़ की खासतौर पर रियासत में। एक बहुत बड़ा वाकया वहाँ पर पेश आया है, अंदर से उनको इंगेज किया गया है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हमले की। वैसे तो देखें, मानसून जब भी आता है ना, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अफगानिस्तान के अंदर जैसे अफगान तालिबान जो थे, वो ज़्यादातर अटैक्स अपने जो करते थे वो स्प्रिंग में करते थे। बाहर आती थी तो वो इसको स्प्रिंग ऑफेंसिव का नाम देते थे। हर साल जब भी बाहर आती थी, बर्फ़ पिघलना शुरू, वहाँ पर बर्फ़ बहुत पड़ती है ना, टेम्परेचर काफ़ी अफगानिस्तान का सख्त रहता है, तो जो ही विंटर ख़त्म होता है, बर्फ़ पिघलना शुरू होती है, फूल खिलते हैं, बाहर आता था, तो बाहर में इनकी कार्रवाइयाँ तेज़ हो जाती थी अफगान तालिबान की। इंडिया के अंदर भी कोई मौसमों का पैटर्न है इंसर्जेंसी के अंदर। इंडिया में जो ख़ास तौर पर जो माओइस्ट इंसर्जेंसी है वहाँ पर, ये जब भी कभी मानसून आता है तो इनकी कार्रवाइयाँ तेज़ हो जाती हैं। ये मानसून की जो चंद महीने होते हैं, जब बहुत ज़्यादा बारिशें पड़ रही होती हैं, तो ये इंसर्जेंसी बढ़ा देते हैं, हमले बढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा माओइस्ट वहाँ पर। वो इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि एक तो घने जंगलात, जाहिर सी बात है, दूसरा बारिशें, और पानी खड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उस एरिया के अंदर घुसना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए वो मानसून में कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं माओइस्ट वहाँ के। तो जब वो इंडिया के अंदर ये माना जा रहा था कि माओइस्ट जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और स्लो हो गए हैं, उस वक्त ये एक इंसिडेंट पेश आया है, और ये इंडिया के लिए आई ओपनर है मेरे ख्याल से, कि बॉर्डर्स ऑलरेडी पैक्ड हैं। कल पाकिस्तान के ISPR ने, DGISPR ने कहा था कि हम तैयार हैं, बल्कि इंडिया अगर समझ रहा है कि वो हमसे लड़ेगा तो हम बॉर्डर्स पर नहीं लड़ेंगे, इंडिया को अंदर घुस के मारेंगे, अंदर लड़ेंगे, इस तरह का स्टेटमेंट उनका कुछ आया है। और पाकिस्तानी आर्मी चीफ इस वक्त चाइना में मौजूद है। अच्छा, SCO के इजलास में मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर आ रहा है SCO में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में हो रही है ना, तो आई थिंक पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर नहीं जा रहा वहाँ पर, लेकिन चाइना का डिफेंस मिनिस्टर हो सकता है कि आए और राजनाथ के साथ उसकी मुलाकात हो। लेकिन जब ये राजनाथ से मिल रहा होगा चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर, तो उससे पहले पाकिस्तान की और चाइना की हाई लेवल की मीटिंग हो चुकी होगी, और उसमें क्या चीज़ डिस्कस हुई होगी, क्या चीज़ें होंगी, इंडिया को नहीं पता, क्योंकि आर्मी चीफ पाकिस्तान का चाइना के अंदर है 4 रोज़ा दौरे पे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। अच्छा, बीच में ये माना जा रहा था कि शायद राजनाथ ना मिलें, और उस हवाले से कुछ बहाने भी राजनाथ साहब ने शायद बनाए थे कि मुझे कोविड हो गया है, मैं कैसे मिलूं।
लेकिन बाद में ये खबरें आई कि नहीं वो कोविड नहीं, वो ठीक है। मुतदाद इतलात आ रही थी, यानी ड्यूबस्ट है ना। कोविड आजकल ऐसा ज़बरदस्त बहाना है वैसे, अगर किसी से नहीं मिलना होता ना तो कहते थे मुझे कोविड हो गया, क्या करूँ मैं, कोविड है ना, बस मैं घर पे बैठा हुआ हूँ। तो डिप्लोमेटिक सर्कल्स में बहाने भी कभी कभी यूज़ होते हैं। अभी तक आखिरी इतलात के मुताबिक बातचीत हो रही है कि भाई ये थोड़ा सा मिलाते हैं दोनों को, राजनाथ को और चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर को। लेकिन उससे पहले ऐसे पाकिस्तानी और ये मिल चुके होंगे। इसी दौरान यहाँ पर इंसर्जेंसी तेज हो गई। कश्मीर के अंदर पिछले दिनों एक बड़ा वाकया हुआ है, 4-5 पुलिस वाले धपड़धूस हुए उसके अंदर, और अब ये माओइस्ट जो हैं वो भी तेज हो गए यहाँ पर। तो टाइमिंग इन हमलों की बड़ी इंटरेस्टिंग है।